Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, it's an interactive program with you, and we'll be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444 23717106 and 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आज से खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज हम आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूरल वॉइस के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Prime Minister Narendra Modi says skilled craftsmen are symbol of a self-reliant India. Asserts Vishwakarmas of today can become entrepreneurs of tomorrow. India and Australia aim to push bilateral trade to $100 billion in the next 5 years. And net direct tax collections in the current fiscal so far reaches 13.7 lakh crore rupees, logging a growth of 17%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आज का विश्वकर्मा कल का उद्यमी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में $100 अरब तक बढ़ाने पर सहमत हुए और चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ उनका विकास भी करना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अब कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली का आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता मिल रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदारी को आसानी से ऋण मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिल्पकारों को सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला, जिससे लोगों को अपने पारंपरिक और पारिवारिक पेशे को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरवीर जी, आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सरकार का और वेबिनार की जो पूरी श्रृंखला है उसमें प्रधानमंत्री जी ने आज विश्वकर्मा योजना के बारे में काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आप इसको किस तरह से विश्लेषित करेंगे? देखिए, स्किल किसी भी व्यक्ति को उसकी आजीविका कमाने के लिए एक
बहुत सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से उसकी योग्यता माना जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो जॉब के लिए उसका डिपेंडेंसी हो, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेडीली अवेलेबल स्किल्ड मैन पावर की तरह से हो सकता है, जो कि बाकियों के मुकाबले उसको अगर कोई हायर करना चाहेगा तो प्रेफरेंस देगा। सो स्किल तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो ट्रेडिशनल स्किल हमारी हैं, जो दूर दराज में लोगों के पास रही हैं परंपरागत तरीके से, अब जिस तरीके का बिजनेसेज हैं, जिस तरीके के मार्केट में अपॉर्चुनिटी हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, वहां पर अगर किसी के पास उस तरीके का बेहतर स्किल है तो उसे सामान्य लोगों के मुकाबले उसके पास मौके ज्यादा हैं। और दूसरे ये भी है कि आजकल जो इस तरीके का ट्रेडिशनली स्किल या उस तरीके के जो क्षेत्र हैं उसमें जो पारंगत लोग हैं, उनके लिए वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है और उनके लिए बाजार भी दुनिया भर का बाजार अवेलेबल है। तो इसलिए ये इस तरीके का जो मिशन है, जो कार्यक्रम है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। Well, let's start taking phone calls. And joining us first this evening is Anil from Delhi. Good evening, Anil. And what's it that you want to talk about? Good evening, Market Mantra team. My question is, considering present scenario, there was some issue of debt. I just wanted to know what is the healthy debt equity ratio for market, for companies and for investors to look into. Thank you. Yes, Harvesh. He's saying what would be the ideal most ratio as far as... No, actually it depends whatever the revenue flow of a company. If a company is able to service the debt properly, and it is usually measured with that in a ratio. So what the already the company has taken the debt, what kind of turnover company has, and the ability to serve that debt. If it is comfortable, so usually it should remain around the range of overall around 50% or so. So that because company also has a lot of other commitments to meet with that. So, and it is not just debt services is not just interest, but at the same time the principal and all. Right. जी। और फरीदाबाद से हमारे श्रोता प्रेमचंद लाइन पे हैं। प्रेमचंद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग आरटीआई तो उसमें क्या आधार से पैन हमारे को लिंक कराना जरूरी है, और अगर भरते हैं तो उसको तो जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अभी हमारा एक शब्द के लास्ट के असल में 5 लास्ट का डेट ऑफ बर्थ उसमें आ रहा है 4, पैन में 4 आ रहा है और हमारा आधार में 5 है। तो उन्होंने हमारा आधार से लिंक नहीं होने दिया, जिसकी वजह से अब जो 1000 रुपये का जो चालान है वो हमारा हो गया है। तो ये बताइए कि आरटीआई भरने वाले को ही जरूरी लिंक कराना है, जिसका आरटीआई भरता है कराना है। आईटीआर की बात आप कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, अब तो क्योंकि अगर आपका आधार लिंक होना तो जरूरी है पैन से, उसका बार बार बताया भी गया है, क्योंकि आपके लिए आसानी भी है। अगर आधार, पैन और फोन भी आपका लिंक होगा तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक है, और आपको डायरेक्टली जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे तो उसके बाद आपका जिम्मेदारी सारी खत्म हो जाती है। That's right. Let's move on and take a look at some of the other news items. Prime Minister Narendra Modi has complimented the entire team of Central Railways for achieving 100% electrification of entire broad gauge network. Responding to the tweet by Central Railways, Mr. Modi termed it as an outstanding feat. Harbir, indeed, very crucial for the economy, and railways has always played a very crucial role in transportation of passengers and also goods. And this feat of 100% electrification is a welcome news, isn't it? Yes, because railway is the most critical infrastructure for the economy. It is not just the movement of goods and services, but goods at the same time the passengers. But
freight traffic is very important, and when you have this entire area fully electrified, you need not to burn diesel for that. So it is economical as well as it is good for on the environmental side. And we import a lot of fossil fuel, particularly this crude and all. So if we are able, because in case of electricity now, you have other means also to generate electricity like solar or hydro, and that. So it delinks that fossil fuel thing. That's true. But as we're talking about railways, don't you think railways at times is losing a lot of freight traffic to the roadways just because of sheer convenience? They are not able to put their act together to retain, especially the low volume, freight, that they are not able to retain with themselves. So they should probably take some proactive action so that it doesn't, shift to the roads. Ideally, more and more goods traffic should be through railway, because roads also takes time, and roads traffic consumes more energy, and it is not too much basically practical to run to move goods through roads. So it is always practically better to move the goods through railways. But you are right that sometimes efficiency and the delivery ease of doing business with railway and the road goods carriers are different. And if a small trader is there or they want to move some goods, so usually people goes for the road. So I think now with a lot of use of IT and technology, now railway should be more efficient and more basically attractive to a common man or some small trader, or if you want to move some 100 kg of stuff through railway, it should be more efficient. Because in case of road traffic, they also provide you door-to-door service. That is also a reason that the last mile connectivity. Yes, last mile connectivity. That's true. Well, listeners, you are tuned in to the weekend edition of Market Mantra, where it is an interactive program. We interact with you. You can interact with our expert. You can put all your queries, questions and doubts to our expert. For that, you just need to pick up the phone and dial our numbers. And just to remind our numbers, our phone numbers are 2331 4444, 23717106. And we also have a third dedicated line, that's 23421050. And as always, we tell you, if you're calling from outside Delhi, you need to prefix the STD code, that's 011 before the numbers. Let's move on now and take a look at international and foreign trade. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that Australia and India will aim for $100 billion of trade in the next 5 years, as they are dissatisfied with the $30 billion of trade between the two nations. He was addressing the media in New Delhi on India-Australia 18th Joint Ministerial Commission with Australian Trade and Tourism Minister Don Farrell. He said that India and Australia have some critical talents at government, business and people-to-people level, and together the two countries can make a tremendous difference in the world. Mr. Goyal said that the two nations have welcomed the resumption of negotiations for the second stage of economic cooperation and trade agreement, where they can collaborate and cooperate with each other at a much wider level. As far as this international trade is we will actually take a caller first, and then if time permitting, we'll discuss this news item. We have Divakar joining us from Delhi. Good evening, Divakar, and welcome to Market Mantra. Hello, Divakar, do we have you online? Divakar, do we have you online? I think we have lost contact. Never mind, happens in a live program like this. We'll try and get back to Divakar. Yeah, as I was saying, Harveer, between the trade between India and Australia, we predominantly import, coal and other minerals. The raw material are imported, and we export, finished goods. It's more of electronics and other items. But still, a lot of promise is there in the bilateral relation, isn't it? Yeah, basically, Australia is a supplier of commodities to the world. And like you said, coal and minerals, it's a big country. And
industry is not in just as final products and all is not very developed in Australia in that case. So we have good opportunity to use through this kind of agreement. We are making economic cooperation agreement with Australia. So that gives an opportunity at the same time to, as you were discussing earlier, news about the skilled manpower. So there is opportunity for our good human resource also to have some opportunity in Australia. Yeah. So that is also important for us. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे से दो सवाल है। एक सवाल है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर बहुत अनस्टेबल दिखते हैं लास्ट बहुत सेगमेंट में, तो वो ओपन होते हैं तो अपर सर्किट में जाते हैं, नहीं तो लोअर सर्किट में जाते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करना कितना लाभदायक रहेगा? इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और अभी रेपो रेट फिर बढ़ सकता है क्या? जो पेपर में आया है वो अभी फिर बढ़ने के चांसेस है, उसके बारे में। यस सर। देखिए, जो आपने पहला सवाल किया, हम लोग एक राइडर पहले ही बोलते हैं कि हम किसी कंपनी या पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में यहाँ राय नहीं देते। ये आपको अपने खुद के रिसर्च के आधार पर तय करना चाहिए कि आपके लिए रिस्की है या फिजिबल है, उसमें एंटर करना है, बाहर रहना आपके लिए ठीक है। आई थिंक यू शुड डू योर ओन रिसर्च ऑन दैट, इट विल बी बेटर। रिजर्व बैंक का देखिए, रिजर्व बैंक की कोशिश है कि इन्फ्लेशन उनका जो टारगेटेड जो बैंड है उसके अंदर रहे, और जिस तरीके से यूएस फेड का भी एक इंडिकेशन आ रहा है कि फिर से वो एग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं रेपो रेट को, हमारे यहाँ भी अभी रूल आउट नहीं कर सकते कि रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, ऐसा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का पिछला नंबर आया था रिटेल में वो आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा था। दूसरे क्या है कि जो कोर इन्फ्लेशन में हम लोग जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल होता जा रहा है, बिकॉज जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उनका दाम काफी कम हुआ है ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। बट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो इन्फ्लेशन है वो एक चैलेंज है अभी भी आरबीआई के लिए, और वहां पर अभी उसमें कमी उस तरह से नहीं आ पा रही है जिस तरह की जरूरत है। Yeah, let's go across to Ahmedabad where we have Abhishek joining us on the program. Good evening, Abhishek, and welcome to Market Mantra. Sir, actually I have a question. I have 3 lots of Paytm. I got through this IPO. Okay. And the purchase value is 2450, and currently it is at around 593, 594. What should I have to do? And should I wait or something else? Yeah. You must have heard during the initial part of the program that as a policy we don't address stock or company specific queries. But still, would you like to give a broader comment on this? But I think the technology sector is under pressure, not in our market, but globally it is under pressure. So based on that, you can take a call. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ये शेयर्स को डाल देते हैं जी, इसका क्या प्रोसीजर है और ये क्यों डाल देते हैं? हमें तो कभी डिविडेंड, हमारा तो करेक्ट एड्रेस है, करेक्ट है, फिजिकल शेयर हमारे पास है, और कोई इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में डाल देते हैं। क्या इसके लिए कोई जवाबदेही है किसी की, या ये रजिस्ट्रार ही अपनी मनमर्जी करता है बिना कोई नोटिस दिए? कोई नोटिस देते नहीं है कि भाई हम आपके शेयर इसमें डाल रहे हैं। जी। तो आपके शेयर क्या डाल दिए गए हैं उसमें? हाँ। ओके, यस सर। देखिए, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन का एक गैप होगा, उसको इन्हें फिल करना चाहिए, और उसको प्रॉपर इनको सेबी में और एमसीए में कंप्लेंट करना चाहिए, और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उसको प्रूव करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो सर्टेन नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने के बाद ही कोई डिसीजन होता है। इट इज नॉट जस्ट फॉर के किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो वहां पर अगर आपने फुलफिल नहीं किया, हो सकता है उनको भी उतना आइडिया ना हो कि कहाँ पे कमी है, और कई बार कोई कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं हुआ होगा,
वहां पर गैप होगा तो उसको इनको रिविजिट करना चाहिए। जी, और चलते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। यह संग्रह कुल बजट अनुमान का लगभग 97% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल संशोधित अनुमान का 83% से अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अब तक का सकल संग्रह 16,68,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। 1 अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2023 तक 2,95,000 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड जारी किया गया। यह पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 59% अधिक है। Ashok joins us next from Delhi. Good evening, Ashok, and welcome to Market Mantra. Hello, Ashok. है? Yeah, please put your question. जी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई कंपनियां ये ऑफर देती हैं कभी कभी कि अपना निवेश कीजिए 5 साल में डबल हो जाएगा या उसका दुगुना हो जाएगा, तो इस ऐसे ऑफर पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, लगातार ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी होते हैं। बताया जाता है कि आपको मार्केट देखना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आपको कहती है हम आपको डबल कर देंगे, आप ये देखिए उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या है, स्मॉल सेविंग के क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स के क्या है, मार्केट रिटर्न्स कैसे हैं, और ये कंपनी करती क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पैसा ले रही है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे 2 गुना या 3 गुना करने के लिए ले रही है। तो पहले आपको ये देखना है कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, और ऐसे 2 गुना 3 गुना उस तरह से नहीं होता। इसलिए ये इस लालच से बचने की हमेशा सलाह दी जाती है कि इस तरीके के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। And anything which looks too good to be true has to be, looked at with some amount of suspicion. और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न है कि सर जैसे बैंक है, एक तो गवर्नमेंट की बैंक है SBI PNB, दूसरा प्राइवेट बैंक है ICICI HDFC, सर तीसरा मैं बैंक देख रहा हूँ जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक, तो इनका किस तरह का काम है? यस सर। देखिए, ये जो बैंक्स हैं, एक तो आपका हो गया फुल फ्लैश बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें कुछ आपने नाम लिए। पेमेंट बैंक्स को डिपॉजिट्स लेने की परमिशन नहीं है, जो है वो इस तरह के फुल फ्लैश बैंक्स नहीं है। बाकी एक्टिविटी जो बैंकिंग की है कुछ उनके थ्रू आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक कमेटी थी, उसने इस तरीके का एक प्रोविजन दिया था जिसको आरबीआई ने एक्सेप्ट करके कुछ नई कैटेगरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, उस तरीके के बैंक शुरू किए थे जो आपकी दूसरी बैंकिंग एक्टिविटीज में मदद करते हैं, लेकिन वो फुल फ्लैश बैंक्स नहीं है। राइट। Let's go across to Deepak and he joins us from Gurugram in Haryana. Good evening Deepak and welcome to Market Mantra. मेरा क्वेश्चन है कि गोल्ड अगर आपको परचेज करना है इन्वेस्टमेंट पर्पज से जी, तो SGB ज्यादा अच्छा रहता है या फिजिकल गोल्ड लेना अच्छा रहता है? जी जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको कई प्रोटेक्शन देता है। एक तो आपको इनकम का प्रोटेक्शन देता है, साथ में वो सेफ है, और उसमें आपको कोई प्योरिटी का उस तरीके का इश्यू नहीं होता, बिकॉज दैट इज अ डीमैट फॉर्म काइंड ऑफ गोल्ड, और मार्केट से अलाइंड है। तो ये माना जाता है कि आप फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिजिकल गोल्ड खरीदना बहुत ज्यादा उस तरीके से बहुत ज्यादा सलाह, क्योंकि जब अवेलेबल नहीं था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, तब की बात और थी, लेकिन इन दिनों मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। Yeah, and the highlight is that they give a coupon rate of 2.5%. Yeah, that's right. Interest भी है, then आप सेव भी है, and eventually when market linked है, there is a yes linked at the market prices. और मुंबई से हमारे श्रोता गोपाल लाइन पे हैं। गोपाल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार जी सर, मैंने 2 हफ्ते पहले अभी जी मेरी बात हुई थी सर से जी। ऐसे जरूर मैंने सर ऑटबसमैन को ही मैंने एक्चुअली कंप्लेंट दिया, 3 महीने से सर रिप्लाई नहीं आ रहा। अभी मैंने फ्रेश कंप्लेंट दिया तो उन्होंने बोला आपका मैटर पेंडिंग विद RBI, तो 3 महीने से सर रिप्लाई नहीं आ रहा है रिफंड का, तो क्या किया जाए, कुछ हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि सर जो अडानी का ग्रुप का सर ये सुप्रीम कोर्ट तक गया,
मेरे पास जो स्टॉक है 2-4 स्टॉक जो 1000 रुपए से सर 16 रुपए आ गए हैं और एक 900 रुपए वाला स्टॉक 8 रुपए चल रहा है, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए इसके बारे में? Okay. Right. We always tell in this program that we don't address company or stock specific queries. But Harpreet, let's start off with his first query about the ombudsman, banking ombudsman. So I think he should send a reminder at higher level for that, because if ombudsman is not listening or is not resolving their issue, he should escalate it to the next level. That's right. Yeah. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, हरवीर सिंह जी को नमस्कार। सर, ये हम लोग दाल इंपोर्ट में कब हम दाल में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे? और दूसरा सर, इसकी जो बारिश और पैदावार देखते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर या रूरल मार्केट इंडिया में कैसा रहेगा? स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे हम लोग किसमें इन्वेस्ट करें, इससे थोड़ा सा फायदा हो, क्योंकि बाकी तो इंटरनेशनल कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सो इस परिप्रेक्ष्य में क्या भारतीय किसानों को फायदा होगा और उससे हमें स्टॉक मार्केट वालों को फायदा होगा कि जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं? थैंक यू। यस सर, अबाउट देखिए, पल्सेज में हम लोगों का बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा है और जाहिर सी बात है अभी भी हम दालें कुछ आयात करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक पल्सेज को एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की थी और बफर वगैरह बनाया था, प्रोक्योरमेंट किया था सरकारी एजेंसीज के माध्यम से, तो उससे हमें काफी बूस्ट आया है। सो उसमें बहुत ज्यादा गैप अब नहीं बचा। मुझे लगता है कि अगर स्टेबल रहेंगी प्राइसेस, फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी, तो हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि ये मानसून अच्छा था, खरीफ का प्रोडक्शन अच्छा रहा है और अभी तक के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं रबी के भी वो बेहतर है। थोड़ा मस्टर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आई है ड्यू टू उस वक्त जो कोल्ड स्टॉक की वजह से, और अभी वीट की फसल है, बट अभी बीच में थोड़ा लगा था कि सडनली टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बट साइंटिस्ट का मानना है कि अभी ये नॉर्मल है और अभी क्रॉप को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो बेहतर होगी। अब जो एग्रीकल्चरल इनपुट की जो इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल से उनके लिए इस तरह की परिस्थिति बेहतर है। पिछले दिनों ट्रैक्टर का जो सेल है वो रिकॉर्ड लेवल पहुंचा है। और चलते हैं शेयर बाजारों के इस सप्ताह की स्थिति जान लेते हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 59,150 अंक पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,450 अंक के नीचे चला गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1.3% यानी 674 अंक गिरकर 59,135 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.03% यानी 181 अंक की गिरावट के साथ 17,413 अंकों पर बंद हुआ। Let's take a look at the American economy and markets as well. Silicon Valley Bank, which served mostly technology workers and venture capital backed companies, collapsed yesterday, marking the largest failure of a US financial institution. Startup focused biggest US lender SVB Financial Group became the largest bank to fail since the 2008 financial crisis in a sudden collapse that roiled global markets and left billions of dollars belonging to companies and investors stranded. And as far as the US markets are concerned, the Dow Jones Industrial Average slipped 1.1%, the S&P 500 fell 1.5% and the Nasdaq Composite declined 1.8%. जी, और हमारे श्रोता दिल्ली से राजेंद्र जी लाइन पे थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम उनका सवाल नहीं ले पाए। उनसे अनुरोध है कि वो अगले कार्यक्रम में अपना सवाल जरूर पूछें और हरवीर जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And we would also like to thank all our callers for their active participation in today's Market Mantra program. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi says skilled craftsmen are symbol of self-reliant India. Asserts Vishwakarmas of today can become entrepreneurs of tomorrow. India and Australia aim to push bilateral trade to $100 billion in the next 5 years. And net direct tax collections in the current fiscal so far reaches 13.7 lakh crore rupees, logging a growth of 17%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में $100 अरब बढ़ाने पर सहमत हुए और चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की मुकाबले 17% अधिक है। And that's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.